एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन पीटी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। इस गाइड बुक की पूरी थियरी कंप्लीट परीक्षा प्रश्नों का संग्रह के साथ चैप्टर वाइज इसमें बताया गया है। अगर इस स्टडी गाइड बुक को आप लेते हैं तो आपका स्कोर पीटी 2025 में अच्छा रहने वाला है। विगत वर्षों के पेपर विश्लेषण चार्ट का समावेश किया गया है। संपूर्ण गाइड है चैप्टर वाइज। इसकी खासियत क्या है, इसमें 1300 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्यावर संग्रह है और आपको एक प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यूपी SSSC पेट के पाठ्यक्रम तथा एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पाठ्य पुस्तकों पर आधारित ये बुक है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी लगाते हैं तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन हो सकती है, क्योंकि एग्जाम ओरिएंट यहाँ पे प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। उतने ही समय में उतना ही लेवल का प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में दिया गया है। तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि कहाँ मिलेगा, तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस बुक का लिंक मिल जाएगा। आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी सर्च कर सकते हैं यूपी SSSC पीटी अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन बुक करके। ये बुक आपको हिंदी मीडियम में उपलब्ध है। ठीक है, इसके फीचर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 100% सिलेबस, 1300 प्लस क्वालिटी एमसीक्यू और 20 प्रैक्टिस सेट। पूरा सब्जेक्ट वाइज थियरी दी गई है इस बुक में, सब्जेक्ट वाइज थियरी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप हर एक थियरी से आपको एमसीक्यू भी मिल जाएगा। चैप्टर वाइज थियरी के साथ साथ एमसीक्यू भी मिल जाएगा आपको, हर एक चैप्टर का एमसीक्यू। उसके बाद नीचे आपको उत्तरमाला भी, आंसर की भी एमसीक्यू का मिल जाएगा। गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपके 5272 यूपी SSSC एनम 5272 और बिहार एनम के न्यू क्लास को लेकर। जैसा हम आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर ही दिए थे कि देखिए आप सभी के लिए हम अब एक अलग से नया और शुरू से जो चैप्टर वाइज आपके जो आपने पढ़ा है डिप्लोमा में 2 साल, ठीक है, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, सभी का हम चैप्टर वाइज थियरी प्लस एमसीक्यू लेके आ रहे हैं। और ये बैच का नाम है स्वास्थ्य के सैनी। ठीक है, अब स्वास्थ्य के सैनी 100% सिलेक्शन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रहने वाला है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इस सेशन को ज़रूर शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आपको कुछ अलग और नया सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, आपके जो एमसीक्यू करवाए जाएंगे वो भी 5 ऑप्शन वाले करवाए जाएंगे। तो आपको ध्यान में ये रख के चलना है कि आपके भर्ती परीक्षा में 5 ऑप्शंस भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे यूपी SSSC में अभी देखने को मिला है 2-3 एग्ज़ाम में। तो आपके भर्ती में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और इस हिसाब से आपको तैयारी करना है। हमने आपको बोला है कि देखिए बुक पे आप फोकस करिए और थियरी पे फोकस करिए। आप थियरी पढ़े रहेंगे, बुक पढ़े रहेंगे, आसानी से सिलेक्शन ले लेंगे। अदरवाइज़ एग्ज़ाम में प्रश्न जैसा एग्ज़ामिनर चाहेगा, देखिए हमने कई अभी हाल ही में 2-3 रिसेंटली में पेपर हुए हैं, हमने ये नोटिस किया है कि एग्ज़ामिनर ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ामिनर वाकिफ़ है कि सोशल मीडिया पे क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ामिनर रैंडम तरीके से कुछ लोगों का चैनल देख रहा है, नोटिस कर रहा है कि इस पे क्या क्या पढ़ाया गया है, तो उससे अलग चीज़ें हट के पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में। तो आप इस चीज़ से आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसी को देखकर आपको हम नए सिरे से बिल्कुल थियरी और एमसीक्यू लेके चल रहे हैं, ताकि आपका पेपर कैसे भी एग्जामिनर सेट कर ले, आप प्रश्न बना के आएँ। और टॉपिक वाइज हम अब देखिए चैप्टर वाइज, अब तक हमने टॉपिक वाइज 38 टॉपिक करवा ही दिया है, लेकिन अब हम चैप्टर वाइज करवाएंगे। क्या पता भैया एग्जामिनर सोच ले कि ये इस टॉपिक में ये भी चैप्टर आ सकते हैं, जैसे 38 टॉपिक दिया है। जैसे हमने आपको बोल दिया कि कंसेप्ट ऑफ हेल्थ पढ़ा दिया हमने, अब वो एग्जामिनर ये सोच ले कि कम्युनिटी प्रैक्टिस भी इसमें आ जाएगा या फिर हेल्थ डायमेंशन इसमें आ जाएगा। तो चैप्टर वाइज हम पढ़े रहेंगे, कहीं से कुछ भी पूछे हमको प्रश्न नहीं छोड़ना है, हम प्रश्न आसानी से बना के आएंगे। और ये क्लास जो रहने वाली है 2000 रुपये वाली क्लास फ्री कर दिया है। ठीक है, फ्री है भैया, आप फ्री में। अब हर एक कोचिंग वाले की दुकानें बंद होने वाली है। क्यों? क्योंकि भैया वो लोग तो 2000 रुपये ले रहे हैं ना,
तो आपको फ्री मिलेगा। हाँ, लेकिन यूट्यूब पे आपको वीडियो ही फ्री मिलेगा, पीडीएफ आपको नहीं मिलने वाला है। पीडीएफ के लिए आपको फ़ी देना ही पड़ेगा, ठीक है, नॉर्मल सा फ़ी है, आप दे भी सकते हैं। और जब आपके एग्ज़ाम डेट आ जाएंगे तब हम टेस्ट भी डेली करवाएंगे, ठीक है। अभी आपको हम ये करवा रहे हैं क्या कि पूरी थियरी एक बार आप अच्छे से पढ़ लें, चैप्टर वाइज पूरी बुक की थियरी अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लें। और देखिए, आप वीडियो देख कर नोट्स बनाएंगे तो समय लगेगा। पीडीएफ ले सकते हैं, पीडीएफ के लिए मात्र 200 फ़ी है, तो वो आप देख के ले सकते हैं, ठीक है। अब बोलेंगे कि सर आपका कॉन्टेक्ट नंबर कैसे मिलेगा, तो कमेंट बॉक्स में ही हम अपना जो है एनम मिशन एनम, ठीक है, जो मिशन यूपी ट्रिपल एस सी एनम के नाम से ग्रुप है, उसका ग्रुप का लिंक दे रहे हैं, तो वहाँ से भी नंबर निकाल के आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मात्र 200 रुपये है, आपको जितनी भी सारी क्लासें हुई हैं सबका पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है। तो पीडीएफ ये वाली क्लास तो इस तरीके से हम पीडीएफ डिज़ाइन करें ताकि आप इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो आप उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, कागज़ आपके पास है या फिर कागज़ आप खरीद कर देख कर, और पीडीएफ निकल भी जाता है, ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, ठीक है। और ब्लैक एंड वाइट में रख रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, पीडीएफ आसानी से निकल जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, पीडीएफ एकदम रंगीन बना देते हैं, तो फिर प्रिंटर वाला मना कर देता है कि नहीं भैया हम नहीं पीडीएफ नहीं निकाल पाएंगे। जब वाइट पेज पे आपकी चीज़ें रहती है तो आसानी से निकल जाता है, ठीक है, उसमें इशू नहीं रहता है और सस्ते में निकल जाता है। तो वाइट पेज पे ही हम क्रिएट किए, हमारा जितना भी सारा पीडीएफ है वाइट पेज पे ही है, वो भी चीज़ें ले सकती हैं। और उसी मात्र 200 रुपये में टेस्ट भी आपको दिया जाएगा, जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगा तब टेस्ट करवाया जाएगा, ठीक है। 10, 12, 15 टेस्ट लगातार करवा देंगे, अगर उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे तो चीज़ें आपके सामने अच्छा निकल के आने वाला है, ठीक है। तो आप इस क्लास को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। लास्ट में हम एमसीक्यू लगवाएंगे, पहले देखिए थियरी पढ़ेंगे, उसके बाद एमसीक्यू लगवाएंगे, उसी एमसीक्यू से ही प्रश्न आप देखिए, उसी थियरी पढ़े रहेंगे तो उसी थियरी को पढ़ के ही एमसीक्यू आप बना पाएंगे। ये क्लास नंबर फर्स्ट रहने वाला है, ठीक है, फर्स्ट नंबर क्लास है, फर्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम कौन सा विषय ले रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, समुदाय स्वास्थ्य नर्सिंग ले रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे सर, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो आप ये समझ लीजिए, पहला जो आपका सिलेबस ही दे रखा है कि भैया कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, तो पहला चैप्टर ये हो गया, सामुदायिक स्वास्थ्य की अवधारणा। सेकंड चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य अभ्यास, ठीक है। सेकंड आपका ये चैप्टर रहेगा, कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिसेस। और आपका थर्ड चैप्टर ये भी आपका 38 टॉपिक में दिया गया है, क्या, स्वास्थ्य समस्याएं और पॉलिसी, ये भी हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, ठीक है। उसके बाद ये भी आपका सिलेबस में ही दिया है, ठीक है। हाँ, स्वास्थ्य संगठन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हम पढ़ेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। और स्वास्थ्य दल का कर्तव्य, रोल ऑफ हेल्थ टीम, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद समुदाय की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी, ये भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, समुदाय की गतिशीलता, ये चैप्टर भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इस विषय में। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा सर, समुदाय की जो आवश्यकता है उसका निर्धारण क्या होगा और परामर्श क्या है, ये भी हम इसी विषय में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। ज़रूरी क्या होता है कि आपको विषय, हर एक विषय को पता होना चाहिए कि कौन सा विषय हमारे सिलेबस में आते हैं, कौन से चैप्टर हमारे सिलेबस में आते हैं, तभी आप अच्छा वहाँ पे आप समझ पाएंगे। पहले समझना आपको खुद पड़ेगा कि हमारा कितना विषय है, कितना चैप्टर है, फिर आप वहाँ पे प्रश्न देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग विषय का प्रश्न है, ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इस चैप्टर का प्रश्न उठाया गया है एग्जामिनर में। तो ये चीज़ आप समझ लेंगे तो आसानी से ना आता हुआ भी प्रश्न आप बना लेंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको चैप्टर का नाम बता रहा हूँ कि भैया इस विषय का ये चैप्टर है। तो सबसे पहले अब हम परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सामने दिखाई दे रहा है सर कि स्वास्थ्य की अवधारणा, ठीक है, स्वास्थ्य की अवधारणा आपके सामने दिखाई दे रहा है। बताना है कि स्वास्थ्य की अवधारणा क्या है, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, हेडिंग आपको लिखना है, ठीक है, हेडिंग डाल कर रखना है। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, इसको हम समझेंगे। देखिए, स्वास्थ्य का महत्व, अच्छा क्या महत्व है स्वास्थ्य का, पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए, स्वास्थ्य सभी मनुष्यों का मूलभूत अधिकार है, बेसिक राइट है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बीमार हो, अमीर गरीब या फिर किसी भी जाति धर्म का हो,
तो हर एक व्यक्ति के लिए भैया मूल अधिकार है स्वास्थ्य। ठीक है, स्वास्थ्य सभी मनुष्यों का मूलभूत अधिकार है। ये पहला पॉइंट समझिए। स्वास्थ्य का महत्व में हम आप देख रहे हैं, पहला पॉइंट हमने ये समझ लिया कि स्वास्थ्य सभी मनुष्यों का मूलभूत अधिकार है, बेसिक राइट है। अच्छा, यह व्यक्ति और समाज के लिए सबसे बड़ा संपत्ति है। ठीक है, मतलब स्वास्थ्य से बड़ा कोई संपत्ति है ही नहीं। आपके पास पैसा, मान लेते हैं आप अंबानी जितना अमीर है, लेकिन आपका हेल्थ ही फिट नहीं है, तो वो सब पैसा क्या है, व्यर्थ ही है ना। ठीक है, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, क्या वहाँ पे क्या देखते हैं, क्या देखते हैं आप, किस लिए जाते हैं? अगर वो आपका स्वास्थ्य, जैसे जाते हैं तो वहाँ पे स्वास्थ्य मतलब ऐसी कोई बीमारी है तो बोलते हैं ना डॉक्टर कि पैसे कितना भी पैसे लगा लें तब भी इनका जान नहीं बच सकता है। तो वहाँ पे क्या हो गया भैया कि पैसा लगाने पे भी जान नहीं बच रहा है, मतलब संपत्ति से भी बड़ा है हेल्थ आपका। ठीक है, तो ये ग्रेटेस्ट वेल्थ। ठीक है, यह व्यक्ति और समाज के लिए सबसे बड़ा संपत्ति है। जिसके पास जो स्वस्थ है वही भैया धनी है। ठीक है, और जो स्वस्थ नहीं है आज के समय में वो खत्म, भले ही कितना पैसा रहे भैया कोई मतलब ही नहीं है, स्वस्थ ही नहीं है। और जो स्वस्थ है वो सुख है, वो हर एक चीज़ में फिट है उसके पास। जो स्वस्थ ही रहेगा भैया सही तरीके से पढ़ाई करेगा, अगर सही तरीके से पढ़ाई करेगा तो एक अच्छी से अच्छी नौकरी ले लेगा। और जो स्वस्थ है डेली काम करेगा, और जब डेली काम करेगा तो अच्छे से अच्छा पैसा उसके पास आएगा, अच्छे से अच्छा हर एक चीज़ सुविधा लेगा, अपना हर एक चीज़ बना पाएगा। तो स्वास्थ्य से बड़ा कोई संपत्ति है ही नहीं। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, केवल स्वस्थ व्यक्ति और समाज ही जीवन को सफल और समृद्ध बना सकते हैं। कहने का मतलब जो भी स्वस्थ व्यक्ति है, जो स्वस्थ व्यक्ति है या फिर स्वस्थ समाज है, यही लोग क्या करते हैं, जीवन को सफल और समृद्ध बना सकते हैं। ठीक है, बीमार नहीं बना पाएगा भैया, हम तो काम ही नहीं कर पाएंगे। जैसे हम बीमार हैं, हम काम ही नहीं कर पाएंगे तो हम कहाँ पे वहाँ पे जीवन को सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट हो गया। स्वास्थ्य ना होने पर व्यक्ति का आंतरिक और बाहरी विकास संभव नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया भैया, हमारे पास बीमारी है तो हमारा पढ़ने में मन नहीं लगेगा, और जब हम पढ़ने में मन नहीं लगेगा तो हम कहाँ से रोज़गार पाएंगे, कहाँ से हमको नौकरी मिलेगी, तो हम कहाँ से विकास कर पाएंगे अपने परिवार का, या फिर अपना कुछ नहीं कर पाएंगे ना। तो यही चीज़ें, अब जैसे कि आप पढ़ने बैठते हैं, बहुत लोग आप देखते हैं कि हम 10 मिनट पढ़ते हैं तो सर दर्द करने लगता है, या फिर नींद आने लगती है, या फिर वो भी चीज़ें होने लगती है। क्यों? क्योंकि भैया हमारा शरीर स्वस्थ है ही नहीं, हमारा आँख स्वस्थ है ही नहीं। जब हम पढ़ नहीं पाएंगे, कुछ काम नहीं कर पाएंगे, तो हम समाज का विकास तो छोड़िए, अपना ही विकास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या फिर हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो हमारी शादी भी तो नहीं होगी ना। स्वस्थ इंसान की ही शादी हो पाएगी समाज में। ठीक है, अगर अस्वस्थ हैं या फिर बीमारी से परेशान हैं तो कौन हमसे शादी करेगा, ये भी चीज़ है ना। तो जब शादी नहीं होगी तो कहाँ से विकास होगा, कहाँ से हमारी पीढ़ी बढ़ेगी। तो ये भी चीज़ आपको समझना जरूरी है। स्वस्थ ना होने पर व्यक्ति का आंतरिक और बाहरी विकास संभव नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि स्वास्थ्य कितना बड़ा संपत्ति है मानव जीवन के लिए। जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य का सही होना आवश्यक है, इम्पॉर्टेंट है। जीवन की गुणवत्ता या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ बनाए रखने के लिए हर एक व्यक्ति को स्वस्थ होना आवश्यक है। अच्छा, लेकिन अब मेन डिफिनेशन क्या भैया, स्वास्थ्य का मेन डिफिनेशन जैसे समझाओ, मेन डिफिनेशन आप क्या दे पाएंगे? लेकिन समय और समाज के बदलाव के साथ स्वास्थ्य की अवधारणाएं बदलती रहीं। वैज्ञानिक खोज और जानकारी की कमी के कारण स्वास्थ्य की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि जो मेन डिफिनेशन बता पाया कि भैया स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, या फिर स्वास्थ्य क्या कहलाता है, ये कोई नहीं बता पाया। क्यों? क्योंकि भैया वैज्ञानिक खोज और जानकारी की कमी के कारण स्वास्थ्य की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है जो ये बता पाए कि भैया स्वास्थ्य क्या है। अच्छा, कुछ चीज़ें निकल के आई जो हम लोग जानते हैं। डब्ल्यू एच ओ को फुल फॉर्म आपको पता ही है, स्थापना आपको पता ही है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अच्छा, स्वास्थ्य की परिभाषा एवं अर्थ हम अब समझेंगे। किसके? पहले डब्ल्यू के अनुसार डब्ल्यू ने एक परिभाषा दिया कि स्वास्थ्य केवल अपंगता या
अपंगता का अभाव नहीं है, बल्कि यह पूर्ण शारीरिक, ठीक है, शारीरिक शारीरिक मानसिक सामाजिक तंदुरुस्ती की स्थिति है। डब्ल्यूएचओ ने बताया कि भैया स्वास्थ्य केवल रोग या अपंगता का अभाव नहीं है, मतलब कि आपके पास आप स्वस्थ हैं, ठीक है, आपका स्वास्थ्य है, आपका आप स्वस्थ हैं, ठीक है, आप हेल्दी पर्सन हैं, ये आप नहीं बोल सकते हैं कि भैया आपको बीमारी या फिर कोई रोग नहीं है। जैसे कि अभी हमारे पास ना तो हमारा आप जांच करेंगे, ठीक है, ब्लड टेस्ट करेंगे, सब कुछ हमारा मेंटेन आएगा, सीबीसी पूरा देखेंगे, उसमें एचबी मेंटेन रहेगा, एलएफटी केएफटी देखेंगे, लीवर और किडनी देखेंगे, मेंटेन रहेगा, बीपी देखेंगे, मेंटेन रहेगा, हर एक चीज़ मेंटेन है, हर एक चीज़ मेंटेन है, हमारी आंखें मेंटेन है, हमारा हाथ पैर चल रहा है, सब कुछ फिट है। लेकिन 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 मेरे दिमाग में जो चिंता है किसको लेकर कि भैया हमारा एएनएम का पेपर कब कंडक्ट होगा, मेरे दिमाग में जो चिंता बनी हुई है कि कब हमको नौकरी मिलेगी, कब हम नौकरी पाएंगे तो हमारी शादी होगी, कब हमारे बच्चे होंगे, उन सभी चिंताओं के कारण जो हमारा दिमाग जो समस्या का सामना कर रहा है वो हम नहीं दिखा पा रहे हैं लोगों को, हम नहीं समझा पा रहे हैं कि भैया हमें कौन सी बीमारी है। आप तो अब देखने में तो लग रहा है ना जैसे कि गवर्नमेंट देख रहा है कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अब उसको क्या पता ऐसे ना जाने कितनी बहनें हैं जो डिप्रेशन में जा रही हैं कि भैया पेपर कब होगा, पेपर कब होगा, तो मानसिक रूप से परेशान है, मतलब वो भी बीमार हैं, कहने का मतलब ये है। तो जो डब्ल्यूएचओ ने दिया कि नहीं, जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या फिर सामाजिक रूप से स्वस्थ है वही स्वास्थ्य की परिभाषा हो गया। मतलब स्वास्थ्य की परिभाषा क्या हो गया सर, आपको ध्यान में रखना है, पूर्ण शारीरिक मानसिक सामाजिक और तंदुरुस्ती की स्थिति ही स्वास्थ्य कहलाता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अच्छा, एक शब्द है कि ऑक्सफोर्ड शब्द के अनुसार क्या परिभाषा होगा, तो ऑक्सफोर्ड ने क्या परिभाषा दिया, स्वास्थ्य स्वास्थ्य शरीर की वह दृढ़ अवस्था है, दृढ़ अवस्था है जिसके कारण शरीर के कार्य समय और प्रभावी रूप से संपन्न होते हैं, ये ऑक्सफोर्ड ने बताया। अच्छा, कुछ कंसेप्ट हैं, इस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, जो स्वास्थ्य की अवधारणा है इस अवधारणा को समझना पड़ेगा, ठीक है। पहला कि जैव चिकित्सीय अवधारणा क्या है, हमने तो तीन चीज़ें समझ लिया कि भैया स्वास्थ्य क्या है, शारीरिक मानसिक सामाजिक, लेकिन इसके पीछे क्या कंसेप्ट है उन कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। ये सामाजिक कहाँ से आया, ये शारीरिक कहाँ से निकल के आया, ठीक है, या फिर ये मानसिक कहाँ से निकल के आया, उसके पीछे क्या कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को ये बताया गया। पहला कंसेप्ट आपके सामने ये है कि बायोमेडिकल कंसेप्ट है, ये अवधारणा स्वास्थ्य को केवल शरीर की भौतिक स्थिति से जोड़कर देखती है, इसमें स्वास्थ्य का मतलब बीमारी का अभाव माना जाता है, मतलब कि भैया शरीर फिट है, इंसान फिट है, कोई किसी भी प्रकार की बीमारी अगर नहीं है, वो चल रहा है, दौड़ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, तो फिट है, इसके अनुसार बायोमेडिकल कंसेप्ट के अनुसार, ठीक है। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने तो बोला है कि भैया हर एक तरीके से सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से फिट होना ज़रूरी है। लेकिन हमारा बायोमेडिकल कंसेप्ट जो है ये बोल रहा है कि नहीं, शरीर की भौतिक स्थिति अगर फिट है, अगर वो इंसान दौड़ रहा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, तो अब चाहे दिमाग में उसके कुछ भी चल रहा हो, चाहे वो दिमाग से मेंटली रूप से कितना ही परेशान हो, वो मैटर नहीं रखता। ये बोलेगा कि जो बायोमेडिकल कंसेप्ट है ये बोलेगा कि अगर शारीरिक रूप से कोई बीमारी नहीं है तो वो स्वस्थ कहलाएगा, इसका कहने का मतलब ये है। आयु जैसे कि आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और उचित पोषण इसके महत्वपूर्ण अंग है। तो ध्यान रखना है बायोमेडिकल कंसेप्ट के, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और उचित पोषण महत्वपूर्ण अंग हैं। उदाहरण के तौर पर समझिए बायोमेडिकल कंसेप्ट क्या कहता है, यदि व्यक्ति को कोई रोग नहीं है तो उसे स्वस्थ माना जाएगा, ठीक है। तो बायोमेडिकल कंसेप्ट ये बोलता है कि भैया इंसान के पास कोई रोग नहीं है तो वह स्वस्थ माना जाता है, ठीक है। बायोमेडिकल आपने समझ लिया, बायोमेडिकल कंसेप्ट। अच्छा, अब हम देखेंगे मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक कंसेप्ट क्या है, मनोवैज्ञानिक कंसेप्ट क्या बताता है, इसमें मन और मानसिक स्वास्थ्य पर जोर दिया जाता है। किसमें सर, मनोवैज्ञानिक अवधारणा में
इसमें मन और मानसिक स्वास्थ्य पर जोर दिया जाता है। व्यक्ति की सोच या फिर उसकी भावना या फिर उसका व्यवहार और अध्ययन की प्रक्रिया को स्वास्थ्य का हिस्सा माना जाता है मनोवैज्ञानिक कंसेप्ट में। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चिंता, तनाव, अवसाद, जैसे अभी आपको ऊपर हमने समझाया ना, हमारा एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, इसको लेकर अपने भविष्य को लेकर चिंता है और उसी चिंता से हम डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, या फिर हमें तनाव है किसी चीज़ का, इतना कितना पढ़े, समाज हमको क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, भैया तुम कब रोज़गार पाओगे, कब से पढ़ रहे हो, 2 साल डिप्लोमा की या 1 साल से बाहर रह के कोचिंग कर रहे हो, तो कब तक। ये सभी इसी चीज़ को सुनते सुनते हमारे दिमाग में जो तनाव की स्थिति बनी है, धीरे धीरे वो हम डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। तो ये भैया हम स्वस्थ नहीं कहलाएंगे। अब हम लोगों को लग रहा है कि भैया इंसान खा पी रहा है, चल रहा है, समाज में बात कर रहा है तो स्वस्थ है, लेकिन उसको क्या पता कि यहाँ 1 साल हो गया एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, उसी को लेकर हमारे जो मस्तिष्क है बिल्कुल तनाव में, तनाव की स्थिति में हम हैं, ये कोई नहीं समझने वाला है। ठीक है, तो मैंने ये सब किस में आ जाएगा, मनोवैज्ञानिक अवधारणा में ये चीज़ें निकल के आ जाएंगी। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि मानसिक संतुलन पर मन की शांति बनाए रखना। अब ये जो मनोवैज्ञानिक अवधारणा है ये बताता है कि भैया इसका क्या उद्देश्य है, अपने मन को शांत रखो। ठीक है, अपने मन को बोलो। ठीक है, अरे होगा पेपर, पहले तो हम तैयारी तो कर लें, पढ़ाई तो कर लें। अब चिंता करने से ही हम क्या ही मिल जाएगा। समाज का काम क्या है, बोलने वाले बोलते ही रहेंगे, अपना काम है मेहनत। जिस दिन पेपर हो जाएगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा, उस दिन बोलेंगे कि हाँ बहुत अच्छे थे, बहुत मन लगा के पढ़ाई किया। ठीक है, तो ये मनोवैज्ञानिक अवधारणा में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को ये समझ गए होंगे मनोवैज्ञानिक अवधारणा क्या है। अच्छा, अब इकोलॉजिकल कंसेप्ट क्या बताता है भैया, इकोलॉजिकल कंसेप्ट बताता है, ये अवधारणा बताता है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य उसके आसपास की परिस्थितियां पर निर्भर करता है। इसमें प्राकृतिक वातावरण, सामाजिक परिवेश, आर्थिक स्थिति और जीवन शैली की भूमिका होती है। उदाहरण के तौर पे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, साफ पानी की उपलब्धता, पौष्टिक भोजन आदि। ये हो गया इकोलॉजिकल कंसेप्ट। ठीक है, पर्यावरण, पर्यावरण से संबंधित चीज़ें जो आप कर रहे हैं, या फिर पर्यावरण हमारा दूषित हो रहा है, हमारा हेल्थ खराब हो रहा है। ठीक है, अभी बारिश का समय है, बारिश का समय है, आप देख रहे हैं आसपास नाले में या फिर घरों में या फिर डिब्बों में पानी इकट्ठा हो रहा है। जब पानी इकट्ठा हो रहा है उससे क्या हो रहा है सर, डेंगू निकल के हो रहा है, डेंगू हो रहा है। तो ये भी स्वास्थ्य की अवधारणा, ये भी कंसेप्ट है स्वास्थ्य का। यह प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, साफ पानी की उपलब्धता, पौष्टिक भोजन आदि इकोलॉजिकल कंसेप्ट में आते हैं। ठीक है, यानी स्वास्थ्य, अगर स्वास्थ्य स्वास्थ्य और पर्यावरण का सीधा संबंध है। अगर आपका पर्यावरण दूषित होगा, आपका हेल्थ भी खराब होने वाला है। इकोलॉजिकल कंसेप्ट के आधार पे ये चीज़ें निकल के आ रहा है। अच्छा, सामाजिक अवधारणा नेक्स्ट देखिए, सोशल कंसेप्ट क्या है। सोशल कॉन्सेप्ट क्या बताता है, इसमें स्वास्थ्य को समाज के साथ जोड़ा जाता है। व्यक्ति का स्वास्थ्य परिवार, समाज, परंपरा, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक अवसरों से प्रभावित होता है। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और जन स्वास्थ्य सेवाएं इसी अवधारणा पर आधारित है। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और जन जन स्वास्थ्य सेवाएं किस कंसेप्ट पर आधारित है, तो आप बताएंगे कि सर सोशल कंसेप्ट या फिर सामाजिक अवधारणा पर आधारित है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे स्वच्छता अभियान, परिवार नियोजन, पोषण कार्यक्रम जो गवर्नमेंट चलाता है। ठीक है, परिवार नियोजन या फिर स्वच्छता अभियान तो क्यों चलाता है, ये किस सोशल को क्या संदेश ही दे रहा है ना भैया। स्वच्छता अभियान क्या सोशल को संदेश ही दे रहा है ना कि आसपास अपने घर मोहल्ले सड़क को क्या रखें, क्लीन रखें। परिवार नियोजन ये भी सोशल कंसेप्ट ही है ना, पर सोशल को संदेश दिया जा रहा है कि भैया दो ही सबसे अच्छे। ठीक है, दो बच्चे ही सबसे अच्छे। तो क्या ये सोशल है, पोषण कार्यक्रम चलाया जा रहा है समाज में ताकि बच्चे कुपोषित ना हो, ये चीज़ें ना हो। ये सब क्या है, ये हमारा किस में आ जाएगा, सोशल कंसेप्ट में आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट 5 नंबर हम देखेंगे, जो होलिस्टिक कंसेप्ट है या फिर समग्र या होलिस्टिक कंसेप्ट, इसका मतलब क्या है सर, यह सबसे व्यापक और आधुनिक अवधारणा है। ठीक है, ये मॉडर्न कंसेप्ट है, ध्यान में रखना है, सबसे व्यापक और आधुनिक अवधारणा है, मॉडर्न कंसेप्ट है। इसमें स्वास्थ्य को क्या बोला गया है, बहुआयामी बोला गया है, मतलब मल्टी डायमेंशन दृष्टिकोण से ये देखा गया है। कौन सा होलिस्टिक कंसेप्ट है,
इसमें क्या देखा गया है सर, और यही इसी को माना ही जा रहा है, यही चल ही रहा है ना। डब्ल्यूएचओ ने भी इसी के आधार पर परिभाषा दिया है। होलिस्टिक कंसेप्ट क्या बताता है? होलिस्टिक कंसेप्ट बताता है कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, औद्योगिक और कृषि संबंधी सभी कारकों को स्वास्थ्य से जोड़ा जाता है, जैसा डब्ल्यूएचओ ने बताया। स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य का परिभाषा जैसे उन्होंने दिया डब्ल्यूएचओ ने, तो इसी को देखते हुए यही मॉडर्न कंसेप्ट है। आपसे भर्ती परीक्षा में पूछ लिया जाएगा, निम्नलिखित में से बताइए मॉडल कंसेप्ट कौन सा है। 4 ऑप्शन दे देगा, जिनमें से आपका ये होलिस्टिक कंसेप्ट रहेगा, तो आपको यही उत्तर मानना है। होलिस्टिक कंसेप्ट, या तो ये भी पूछ सकता है डब्ल्यूएचओ ने जो परिभाषा दिया है किस कंसेप्ट के आधार पर दिया है, तो आपको बताना होलिस्टिक कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें दिखाई दे रहा है ना कि मानसिक भी है, सामाजिक भी है, आर्थिक भी है, पर्यावरणीय भी है, राजनीतिक भी है, ठीक है। तो इन सभी कारकों से स्वास्थ्य को जोड़ा जाता है। यह मानती है कि स्वास्थ्य जीवन केवल रोग न होने से नहीं, बल्कि अच्छे परिवेश, संतुलित आहार, मानसिक शांति, सामाजिक सहयोग और आर्थिक स्थिरता से बनता है। तो इस चीज़ को आपने समझा कि नहीं समझा? उम्मीद करते हैं पूरा हेल्थ कंसेप्ट आपके दिमाग में अब बैठ गया होगा। अच्छा, जैसे हमको शॉर्ट में देखना होगा कि हेल्थ कंसेप्ट क्या है। हेल्थ कंसेप्ट हमने 5 बताया। पहला बायोमेडिकल, इसमें केवल रोग का अभाव माना गया है बायोमेडिकल कंसेप्ट में। दूसरा हमने आपको बताया मनोविज्ञान, ठीक है, तो इसमें क्या मन और मानसिक संतुलन है। और तीसरा हमने आपको बताया इकोलॉजिकल कंसेप्ट, इसमें क्या है, पर्यावरण और परिस्थितियाँ से संबंध। और चौथा हमने आपको बताया सोशल, मतलब समाज और सामाजिक कारकों से संबंध में। और पांचवा हमने आपको बताया होलिस्टिक, सभी पहलुओं का संतुलन में। तो ये 5 कंसेप्ट हो गए हेल्थ। आपके भर्ती परीक्षा में कुछ भी पूछ सकता है। अच्छा, तो कंसेप्ट हमने देख लिया, हेल्थ कंसेप्ट हमने देख लिया। अब हम डायमेंशन ऑफ हेल्थ देखेंगे। देखिए डायमेंशन होता क्या है। डायमेंशन का मतलब किसी चीज़ को मेजरमेंट करना, ठीक है। यहाँ पे हेल्थ डायमेंशन से क्या है, मतलब आप अपने शरीर का डायमेंशन किसी भी एंगल से, आप चाहे वो जांच के माध्यम से या फिर आप किसी और एंगल से, किसी विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण से आप अपने शरीर को क्या कर रहे हैं, डायमेंशन कर रहे हैं, माप रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि आपके शरीर में क्या परिवर्तन है, आपके शरीर में किस चीज़ की कमी है। तो ये डायमेंशन आपको समझ में आना चाहिए। डायमेंशन है क्या? डायमेंशन का मतलब मेजरमेंट या फिर आयाम, आप बोल सकते हैं कि किसी चीज़ को मापना किसी भी दृष्टिकोण से। यहाँ पे हम स्वास्थ्य की बात है, तो स्वास्थ्य की बात कहने का मतलब पहला हम देखेंगे कि इसके बीपी सही है, इसका बीपी सही है, शुगर क्या है, तो हम डायमेंशन ही कर रहे हैं। ये प्रकार का क्या हो गया, डायमेंशन ही हो गया। तो ये क्या है, जो स्वास्थ्य है ये मल्टी डायमेंशनल होता है, ठीक है। जैसे कि केवल रोग ना होना स्वास्थ्य नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और अन्य पहलुओं का संतुलन मेल है। जैसे कि हम आपको पहले बता दें, डायमेंशन पहला फिजिकल डायमेंशन हो गया। फिजिकल डायमेंशन में क्या देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया ना कि भैया उसका सही से चल रहा है, सही से खा रहा है, सही से पी रहा है, सही से बोल रहा है, सही से बातें कर रहा है, ये सब चीज़ें फिजिकल डायमेंशन में आ जाएंगी। जैसे कि यह आयाम शरीर की संरचना, का क्षमता, जीवन शैली से जुड़ा होता है। विशेषता क्या है इसकी, शरीर के सभी जैविक संकेत। अब शरीर के सभी जैविक संकेत बोले तो तापमान उसका ठीक है, नाड़ी ठीक ठीक है, पल्स मतलब श्वसन दर ठीक है, बीपी ठीक है, समान है, तो बोलेंगे कि भैया ये डायमेंशन के अंतर्गत आ जाएगा, फिजिकल डायमेंशन के अंतर्गत आ जाएगा। तो शरीर का गठन संतुलित और आकर्षण होना, त्वचा स्वच्छ, चमकदार और रोग रहित होना, उचित व्यायाम, संतुलित आहार लेना, ये सभी क्या हो गया, फिजिकल डायमेंशन हो गया। अच्छा, आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, तो अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं उदाहरण के तौर पे कि भैया फिजिकल डायमेंशन क्या है। उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण देखिए, यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, पल्स दर समान है, वह रोज़ाना व्यायाम करता है, संतुलित भोजन करता है, तो उसे शारीरिक रूप से स्वस्थ कहा जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ सर, बिल्कुल अब समझ में आ गया फिजिकल डायमेंशन क्या है। यदि यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ठीक है, या फिर हाथ पैर ठीक है, आँख ठीक है, कान ठीक है, नाक ठीक है, और उसका पल्स ठीक है, और वो रोज़ाना एक्सरसाइज भी करता है, संतुलित भोजन भी खा रहा है, ठीक ठाक पेट भर रहा है, तो क्या बोला जाएगा, वो फिजिकली रूप से स्वस्थ है, शारीरिक रूप से वह स्वस्थ है।
ठीक है, फिजिकल डायमेंशन। अच्छा, एग्जाम्पल के रूप में और हम समझते हैं कि खिलाड़ी खिलाड़ी का शरीर शारीरिक आयाम का अच्छा उदाहरण है। क्यों? क्योंकि भैया वो खेल रहा है अच्छे से, हाथ पैर सही है तो खेल रहा है अच्छे से, एक्सरसाइज भी कर रहा है, तो ये फिजिकल डायमेंशन हो गया। अब मानसिक आयाम क्या हो गया, मेंटल डायमेंशन क्या हो गया। मेंटल डायमेंशन में यह आयाम व्यक्ति की सोच, भावना और मानसिक स्थिरता से जुड़ा होता है। अच्छा, विशेषता क्या है मेंटल डायमेंशन की? विशेषता क्या है सर, कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और आत्मनियंत्रण बनाए रखना। जैसे अभी आपका पेपर नहीं हो रहा है तो आपको धैर्य बना के रखना होगा, मोटिवेट हो के तैयारी करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, मेंटल डायमेंशन हो जाएगा। इसमें सर भावनात्मक स्थिरता और आत्मविश्वास होना, नए वातावरण और लोगों के साथ आसानी से सामंजस्य बिठा लेना, और क्या है सर, पॉजिटिव सोच और समस्या समाधान की क्षमता। पेपर नहीं हो रहा है तो आपको पॉजिटिव सोचना है, नहीं निगेटिव नहीं कि कब होगा नहीं होगा, ये सब नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना होगा। और समस्या समाधान, जैसे मैं बोलता हूँ कि भैया समस्या है तो समस्या जाके बताइए कि हमारा पेपर नहीं हो रहा, पेपर जल्द से जल्द करवाइए। तो समस्या समाधान की क्षमता रखना चाहिए, ये नहीं कि ठीक है नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, और या फिर ये भी नहीं सोचना है करे यार नहीं हो रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, ये भी नहीं। अगर आपके पास सकारात्मक पॉजिटिव सोच रखना है और समस्या का समाधान करने की क्षमता है तो ये सब मानसिक डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन का सामना आप अच्छे से कर पाएंगे। कठिन परिस्थितियाँ, मेंटल डायमेंशन क्या बताता है, कठिन परिस्थितियाँ में धैर्य और आत्मनियंत्रण बनाए रखना होता है। मेंटल डायमेंशन क्या बताता है सर, नए वातावरण और लोगों के साथ आसानी से सामंजस्य बिठा लेना है। ठीक है, आपको समझ आएगा नहीं समझ आएगा। मेंटल डायमेंशन क्या बताता है, मेंटल डायमेंशन ये बताता है कि हमें पॉजिटिव सोच और समस्या समाधान की क्षमता रखना है। ठीक है, तो आपको मेंटल डायमेंशन समझ में आ गया होगा। अच्छा, अभी नहीं समझ में आया, हाँ नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल देख लीजिए मेंटल डायमेंशन का उदाहरण लेके हम समझाते हैं। देखिए, परीक्षा के समय घबराने की बजाय शांत रहकर पढ़ाई करना, नौकरी न मिलने पर हताश न होकर आगे प्रयास करना, गांधी जी की कठिनाइयों के समय भी धैर्य और संयम बनाए रखना मानसिक स्वास्थ्य का उदाहरण है। ठीक है, ये क्या है, मेंटल डायमेंशन का एग्जाम्पल है। अब समझ में आ गया होगा आसानी से आपको। हाँ सर, अब समझ में आ गया क्योंकि आप इतना आसान शब्दों में बता ही दिए हैं। अच्छा, सोशल डायमेंशन क्या होता है, सामाजिक डायमेंशन क्या होगा। यह आयाम बताता है कि व्यक्ति समाज में कैसे संबंध बनाता है और निभाता है। या जैसे कि अब सोशल डायमेंशन क्या है, मेरे पास कोई दोस्त ही नहीं है। ठीक है, मेरे पास कोई दोस्त ही नहीं है, अब मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है, मेरे पास भैया पैसा है नहीं, हमारी बेरोज़गार इंसान कौन बने, अब बहुत अर्जेंट है, अब हम सोशली रूप से फिट नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई दोस्त ही नहीं है, हम किससे मांगें, किसके साथ जाके अपनी समस्या बताएं, तो हम क्या सोशली, ये क्या हो गया, सोशल डायमेंशन हो गया। ये सोशल दृष्टिकोण से मैंने आपको पहले ही बताया ना, डायमेंशन क्या, डायमेंशन मतलब मेजरमेंट करना, किसी भी एंगल से वो मापन हो सकता है। तो यहाँ पे सामाजिक एंगल से हमें देखा जा रहा है कि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, मैं समाज में उठ नहीं बैठ पा रहा हूँ, मैं अपनी समस्या किसी और को बता नहीं पा रहा हूँ, मतलब मैं एक प्रकार से रोगी हूँ। किस चीज़ का, सामाजिक रोगी हूँ, या फिर समाज में मेरी छवि ही खराब है, लोग मुझे भला बुरा बोलते हैं, तो मैं क्या हूँ, सोशल रूप से परेशान हूँ। ठीक है, मैं स्वस्थ नहीं हूँ। तो ये क्या हो गया, सोशल डायमेंशन हो गया आपका। देखिए, परिवार, मित्र और समाज में अच्छे संबंध होना, अगर मेरे पास अच्छा संबंध है, मेरा सोशल डायमेंशन अच्छा निकल के आएगा। अगर सहयोग सहयोग भैया समाज में सहयोग मिल रहा है, या फिर सहानुभूति और सामंजस्य हम स्थापित कर पा रहे हैं लोगों में, तो हमारा सोशल डायमेंशन ठीक है। समाज में सक्रिय भागीदारी करना, दूसरे के साथ सहयोगी एवं मददगार व्यवहार करना, ये सभी सोशल डायमेंशन के अंतर्गत आता है। अच्छा, अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आपसे पूछिएगा सोशल डायमेंशन क्या है, या फिर सोशल डायमेंशन की विशेषता क्या है। यह डायमेंशन हमें बताता है कि परिवार, मित्र और समाज में हमारे अच्छे संबंध हैं। यह सोशल डायमेंशन यह बताता है कि सहयोग और सहानुभूति सामंजस्य अच्छा स्थापित हम कर पा रहे हैं। सोशल डायमेंशन यह बताता है कि समाज में सक्रिय भागीदारी है, और सोशल डायमेंशन यह बताता है कि दूसरों के साथ सहयोगी एवं मददगार व्यवहार हमारा है। ठीक है,
अच्छा, आप समझ में आ गया होगा सोशल डायमेंशन। नहीं समझ में आया है तो अब एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, किसी बीमार पड़ोसी की सेवा करना, जैसे सोशल डायमेंशन क्या, हम किसी कोई व्यक्ति बीमार है तो उसकी सेवा करना, टीम वर्क में मिलजुल कर काम करना, गांव में सामूहिक सफाई अभियान में भाग लेना, ये सभी क्या हो गया, सोशल डायमेंशन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है आध्यात्मिक आयाम। यह आयाम आत्म विकास, जीवन के उद्देश्य और आंतरिक शांति से जुड़ा है। अच्छा, विशेषता क्या है? आत्म सम्मान और आत्म नियंत्रण, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों का पालन, जीवन में संतोष और सकारात्मक दृष्टिकोण, अपने धर्म या आध्यात्मिक विश्वास में मानसिक शांति पाना, ये सभी आध्यात्मिक आयाम हैं। ठीक है, अच्छा, इसका उद्देश्य है। उदाहरण के तौर पर मेडिटेशन, आप जानते हैं मेडिटेशन बोलते हैं, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन और योग करने वाला व्यक्ति मानसिक शांति व आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करता है। महात्मा बुद्ध और महावीर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का जीवन आध्यात्मिक स्वास्थ्य का दृष्टिकोण उदाहरण है। अच्छा, ये तो हमने देख लिया चार। अब कुछ अन्य आयाम भी होते हैं। अदर डायमेंशन में क्या आ जाएगा, इनमें कई आधुनिक पहलू, मॉडर्न पहलू शामिल है, जैसे कि एजुकेशन डायमेंशन हो गया। इसमें क्या है सर, शिक्षा का स्तर स्वास्थ्य पर असर डालता है। अगर हम शिक्षित नहीं हैं, हमें पता ही नहीं है कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कितना खाना चाहिए, हमें पता ही नहीं है प्रोटीन कितना खाना चाहिए, क्या होता है प्रोटीन, हमें पता ही नहीं है कि डेंगू बीमारी में कौन से परहेज किए जाते हैं, या फिर डेंगू किस तरीके से फैलता है, साफ़ सफाई कैसे रखना, हमें पता ही नहीं है कि क्या चीज़ें होता है। तो एजुकेशन भी मैटर रखता है। शिक्षा स्तर स्वास्थ्य पर असर डालता है। ठीक है, और देखिए उसके बाद व्यवसायिक तो है ही भैया। कार्यस्थल का वातावरण, जैसे हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ का पर्यावरण कैसा है, स्वस्थ पर्यावरण स्वच्छ है कि नहीं है, ये भी मैटर रखता है स्वास्थ्य पर। ठीक है, या फिर नौकरी से संतुष्टि ही नहीं है हम, जो नौकरी कर रहे हैं अच्छी सैलरी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो व्यवसायिक आयाम भी ये अन डायमेंशन है। अदर डायमेंशन जो मॉडर्न निकल के आए हैं, आधुनिक जो चल रहा है इस समय। राजनीतिक एवं आर्थिक आयाम, इसमें सरकार की नीतियों से हम खुश नहीं हैं भैया। तुम भर्ती निकाल दिए हो 52-72, अब पेपर कब करा रहे हैं, इससे भी तो हम परेशान हैं। हम परेशान हैं तो हम बीमार ही समझिए, हमको बीमारी रोगी ही समझिए। जैसे रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, गरीबी नहीं मिटा पा रहे हैं, तो ये राजनीतिक एवं आर्थिक आयाम हो गया। अब पर्यावरणीय आयाम तो आपको पता ही है, प्रदूषण, जलवायु, स्वच्छ पानी, ये सभी हो गया। उदाहरण के तौर पे देखिए कि अशिक्षा के कारण स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग न कर पाना, ये क्या हो गया, आपका शैक्षिक आयाम हो गया। फैक्ट्री में प्रदूषण और असुरक्षित काम, व्यावसायिक आयाम हो गया। गरीबी के कारण कुपोषण, ये आर्थिक आयाम हो गया। पैसा है ही नहीं तो भैया कहाँ से अच्छा खा पाएंगे, गरीब इंसान है, तो गरीबी के कारण कुपोषण, ये आर्थिक आयाम में आ गया। स्वच्छ भारत अभियान, ये पर्यावरणीय आयाम में आ गया। ठीक है, तो ये आप चीज़ समझ लेना आप अच्छे से। मैंने बहुत ही ज़्यादा इस पर मेहनत किया है। ठीक है, ये पूरा कंटेंट आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कंसेप्ट क्या होता है, हेल्थ कंसेप्ट क्या होता है, डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या होता है, ये आपको अच्छे से समझ में आए। बहुत मेहनत हमने किया है। संक्षेप में देखिए, संक्षेप में हम देखेंगे डायमेंशन। जैसे कि हमने देखा फिजिकल डायमेंशन क्या है, शरीर का स्वास्थ्य, जैसे बीपी, पल्स, एक्सरसाइज, डाइट, ये हो गया फिजिकल डायमेंशन। मानसिक आयाम क्या, सोच, भावना और आत्मविश्वास, ये हो गया मेंटल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन क्या है, समाज और संबंध बनाने की क्षमता, सोशल डायमेंशन हो गया। आध्यात्मिक आयाम आत्मिक शांति, नैतिकता और जीवन उद्देश्य। अन्य आयाम जैसे कि शिक्षा, व्यवसाय, राजनीति, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, ये फिर अन्य आयाम में आ जाते हैं। इन सभी आयामों का संतुलन ही संपूर्ण स्वस्थ कहलाता है। ठीक, स्वास्थ्य के अन्य आयाम जैसे कि, अब डिटेल में आप लिख दिया हूँ, ठीक है, आप पीडीएफ में पढ़ लेना, और मैंने आपको समझा भी दिया है। अन्य आयाम में जैसे कि शैक्षिक आयाम में शिक्षा व्यक्ति को सोचने, समझने और जीवन शैली को प्रभावित करती है। अशिक्षित लोग अक्सर बीमारियों के कारण बचाव और उपचार को नहीं समझ पाते। ऊपर हमने आपको बताया था कि हमें पता ही नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट से कितना क्या होता है, प्रोटीन से क्या होता है, हमें पता ही नहीं है डेंगू में क्या सावधानियाँ बरती जाती है, हमें पता ही नहीं है इन सब चीज़ को लेकर। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। उदाहरण के तौर पर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हाथ धोने और टीकाकरण की ज़रूरत को समझता है, जबकि अशिक्षा में यह जानकारी की कमी होती है। ठीक है,
मैंने ये सब चीज़ें बता दिया है, फिर यहाँ पे लिख भी दिया है, तो इससे क्या होगा, आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए अब पोषणीय आयाम क्या है, उचित आहार स्वस्थ की नींव है। ठीक है, ये सभी अन्य आयाम हैं जो मॉडर्न चल रहे हैं। पर्यावरणीय आयाम ये तो पता ही है आपको, हम बता ही दिए हैं। नैदानिक आयाम ये भी आपको पता ही है। अब देखिए स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ, ये भी आपकी भर्ती परीक्षा में पूछ सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। पहला भैया जैविक कारक। अच्छा, जो कंसेप्ट है बिल्कुल वैसे ही निर्धारक तत्व हैं, कंसेप्ट के आधार पे ही ये निर्धारक तत्व बनाए गए हैं। तो स्वास्थ्य कई तत्वों पर निर्भर करता है। ये प्रमुख निर्धारक तत्व हैं। पहला बायोलॉजिकल फैक्टर, इसमें आनुवंशिकता, शरीर की संरचना, रोग प्रतिरोधक क्षमता, नींद और व्यायाम। आनुवंशिकता की सर जैसे कि जेनेटिक क्या हो गया सर, जैसे कि हमारे परिवार में किसी चीज़ को लेकर समस्या है, बीपी से कोई ग्रसित है या फिर मधुमेह से कोई ग्रसित है, तो ये चीज़ें पॉसिबिलिटी है कि आने वाली पीढ़ी में भी वो चीज़ें देखने को मिले। तो जेनेटिक भी चीज़ें हो गया, शरीर की संरचना हुआ, रोग प्रतिरोधक क्षमता, नींद, व्यायाम, ये सभी बायोलॉजिकल फैक्टर हैं। उदाहरण के तौर पर यदि परिवार में मधुमेह चलता है तो अगली पीढ़ी में भी इसकी संभावना अधिक रहती है। तो ये निर्धारित करता है फैक्टर, ये जो बायोलॉजिकल फैक्टर है ये निर्धारित करता है किस पे, जेनेटिक पे, शरीर की संरचना पर, रोग प्रतिरोधक क्षमता पर, नींद और व्यायाम पर। ठीक है, अच्छा पर्यावरणीय कारक क्या हो गया, पर्यावरणीय कारक में क्या हो गया, वायु जल अगर दूषित है तो हम बीमार रहेंगे। ठीक है, वायु जल भूमि ध्वनि प्रदूषण रहने की स्थिति में, उदाहरण के तौर पर औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग श्वसन रोग से अधिक प्रभावित होते हैं। क्यों सर, क्योंकि भैया उधर धुआं हुआ से पर्यावरण बहुत ही, पर्यावरण ज़्यादा गंदा है जिसके कारण श्वसन रोग हो रहा है। तो ये भी निर्धारित करता है हमारे स्वास्थ्य को, पर्यावरण भी निर्धारक बनता है, ये भी फैक्टर है स्वास्थ्य को खराब करने का। अच्छा, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक में जैसे कि समाज, परिवार, परंपराएं, शिक्षा, धर्म, राजनीतिक परिस्थितियाँ। उदाहरण के तौर पर कुछ समुदाय में अंधविश्वास के कारण लोग इलाज से बचते हैं। भैया अंधविश्वास है तो ये क्या हो गया, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, जैसे कि समाज, परिवार, परंपरा, परंपरा भी है कुछ कि भैया प्रेगनेंसी में ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, हमारे हमारे दादा, हमारे परदादा मीठ नहीं खाते थे, हमें भी नहीं खाना है। कुछ चीज़ें हैं, परंपराएं हैं, अंधविश्वास है, जिससे हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, वो प्रभावित करने वाले कारक बन जाते हैं। तो सामाजिक और सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं वो भी फैक्टर है स्वास्थ्य को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पोषण कारक में संतुलित आहार नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य की रक्षा करता है, जो कि स्वास्थ्य की रक्षा करता है, जबकि पोषण अपोषण बीमारी को बुलावा देता है। उदाहरण के तौर पे विटामिन डी की कमी है बच्चों में, रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां हो सकती है। आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर हम आपको बता ही दिए, पैसा है तो भैया हम जो चाहेंगे वो खरीद के खा लेंगे, पैसा नहीं है तो भैया हम कुछ खा ही नहीं पाएंगे, अच्छा फल नहीं खा पाएंगे, अच्छा भोजन नहीं खा पाएंगे। जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है वो हमारा फैक्टर, ये इकोनॉमिक फैक्टर भी स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। देखिए उदाहरण के तौर पे गरीब परिवार महंगे इलाज और पौष्टिक भोजन वहन नहीं कर पाते हैं, तो ये भी इकोनॉमिक फैक्टर भी है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अन्य फैक्टर में जैसे कि शैक्षणिक स्तर, औद्योगिक विकास, कृषि, ग्रामीण विकास भी स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में हम इसका उद्देश्य देखिए, इसका उद्देश्य क्या है, समान बीमारियों को नियंत्रण और निवारण और बचाव। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का उद्देश्य क्या है सर, समान बीमारियों का नियंत्रण करना, निवारण करना और बचाव करना। इनमें शामिल है जैसे कि डॉक्टर की नियमित सलाह, वैक्सीनेशन, पौष्टिक आहार, स्वच्छता, व्यायाम और समय समय पर स्वास्थ्य जांच। अच्छा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या सर मुख्य तत्व क्या है, जैसे कि पहला यहाँ पे बताया जा रहा है कि मातृ एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य शिक्षा, सुरक्षित जलापूर्ति, पोषण, संक्रामक बीमारियों की रोकथाम, समान बीमारियों का उचित उपचार, पर्यावरण स्वच्छता, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता। ठीक है, तो ये सारे हो गया मुख्य तत्व हो गया। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर का। देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत क्या है, तो पहला सिद्धांत इस चीज़ को आपको ध्यान में समझना होगा
आप जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, या स्वास्थ्य कार्यकर्ता आप जॉब करने जा रहे हैं, तो भैया देखभाल प्राइमरी हेल्थ केयर हैं आप, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर करने जा रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आप मतलब प्राथमिक देखभाल करने जा रहे हैं अपने आसपास के लोगों को, अपने समुदाय को। तो इसका उद्देश्य आपको समझना होगा, किस प्रकार से आप सेवा देंगे। तो पहला यहाँ पे न्याय संगत बंटवारा। न्याय संगत बंटवारा बोले तो भैया आपको ये नहीं देखना है कि ये हमारा रिश्तेदार है, आपका मान लीजिए ड्यूटी लग ही जाती है आपके ज़िला में या फिर आपके ब्लॉक में, तो आपको ये नहीं देखना है कि हमारे गांव का है या फिर हमारा रिश्तेदार है या फिर हमारे परिवार का है, तो इसको हम देंगे सुविधा अच्छा, या फिर इसको सुविधा नहीं देंगे, हमारा दुश्मन है। तो ये सभी चीज़ें आपको नहीं करना है। न्याय संगत सबको एक समान सेवा देना होता है। न्याय संगत बंटवारा का मतलब यह हुआ। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का ये पहला सिद्धांत हो गया, न्याय संगत बंटवारा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, अमीर गरीब सभी को सरकारी अस्पताल में समान सेवा मिलना चाहिए। और दूसरा सामुदायिक सहभागिता, स्वास्थ्य योजनाएं हैं इनका अच्छे से क्रियान्वयन करना, मूल्यांकन में जनता की भागीदारी जरूरी है। उदाहरण के तौर पे समझिए, गांव की महिला समिति द्वारा टीकाकरण कार्यक्रम में सहयोग करना। उपयुक्त तकनीक का इस्तेमाल करना है, ऐसी तकनीक का उपयोग जो सरल, किफ़ायती और लोगों को स्वीकार हो। ये नहीं कि भैया लोग या फिर हमारा समाज उस चीज़ को स्वीकार ही न करे, आप अपना ही हट लगा के बैठे, नहीं ये करने से ये चीज़ें होगी, तो नहीं। तो ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करना है जो सरल हो, किफ़ायती हो। जैसे कि दूर दराज के गाँवों में मोबाइल हेल्थ वैन का उपयोग, और रोकथाम पर जोर करना होगा, फोकस ऑफ प्रिवेंशन, इलाज इलाज से ज़्यादा ध्यान रोगों को रोकने पर देना चाहिए। उदाहरण के तौर पे पोलियो टीकाकरण द्वारा पोलियो की रोकथाम। देखिए बहुआयामी उपाय, इसमें क्या हो जाएगा, बहुआयामी उपाय स्वास्थ्य सुधार के लिए शिक्षा, ठीक है, शिक्षा, उद्योग, पर्यावरण, राजनीतिक सभी का सहयोग आवश्यक है। उदाहरण के तौर पे स्वच्छ भारत अभियान में स्वास्थ्य और नगर निगम दोनों विभागों को मिलकर काम करना होता है। अच्छा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में एएनएम की क्या भूमिका रहती है, इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है। देखिए पहला भैया एएनएम की क्या भूमिका है, आप तो पता ही है, यहाँ पे ऊपर लिखा है, एएनएम ग्रामीण और शहरी दोनों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनकी जिम्मेदारियां मुख्य रूप से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, टीकाकरण और रोग निवारण से संबंधित होती हैं। मुख्य भूमिका जैसे कि गृह होम विजिट और स्वास्थ्य सर्वेक्षण, एएनएम घर घर जाकर लोगों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को जानकारी एकत्र करती हैं। स्वास्थ्य सर्वेक्षण करके बीमारियों, पोषण की स्थिति और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का आकलन करती हैं। उदाहरण के तौर पे, अभी नहीं समझ में आया कि उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं, गर्भवती महिला का घर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना, उसकी जांच कराना, तो ये होम विजिट हो गया। अच्छा, पहला क्या हो गया भैया, दूसरा हम पहला देख लिए होम विजिट, दूसरा हम देख लिए सामुदायिक सहभागिता बढ़ाना। अच्छा, एएनएम लोगों के स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं और स्वास्थ्य शिक्षा देकर लोगों को स्वच्छता, पोषण और परिवार नियोजन के प्रति जागरूक करती हैं। उदाहरण के तौर पर गांव की महिलाओं को टीकाकरण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। अच्छा, तीसरा क्या हो गया, ये प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में एएनएम की क्या भूमिका है, उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। तो तीसरा क्या हो गया, महामारियों की रोकथाम, संक्रामक रोगों की पहचान करती हैं और उनके फैलाव को रोकने के लिए उपाय करती हैं। रोगी को प्राथमिक उपचार देती हैं और गंभीर स्थिति में अस्पताल के लिए रेफर कर देती हैं या फिर अस्पताल पहुंचाती हैं या फिर अस्पताल भेजती हैं। उदाहरण के तौर पर डेंगू फैलने पर मच्छरों से बचाव के उपायों की जानकारी देती हैं। अब चौथा क्या हो गया, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में एएनएम की भूमिका, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल, गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, सुरक्षित प्रसव और प्रसव उत्तर देखभाल, शिशुओं को समय पर टीकाकरण, उचित पोषण संबंधी जानकारी देती हैं। परिवार नियोजन सेवाएं दंपतियों को परिवार नियोजन के साधनों की जानकारी देती हैं, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करती हैं। उदाहरण के तौर पर दंपति को गर्भ निरोधक गोलियां या फिर कंडोम का सही उपयोग समझाती हैं। देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का क्या महत्व है,
हमने तो देख लिया प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में एएनएम की क्या भूमिका रहती है। अब हम देखेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का क्या महत्व है, प्राइमरी हेल्थ केयर का क्या महत्व है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्वास्थ्य का नींव है, ठीक है। स्वास्थ्य व्यवस्था की नींव है। इसका मुख्य उद्देश्य बीमारियों से बचाव, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना और सभी लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना। अच्छा, इसका महत्व क्या है? बीमारियों से बचाव। बीमारी से बचाव कैसे सर? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल लोगों को टीकाकरण, स्वच्छता और पोषण के बारे में जागरूक करती हैं, जिससे बीमारियों को रोका जा सकता है। तो ये बीमारियों से बचाव पहला महत्व हो गया प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का। दूसरा महत्व है कि स्वास्थ्य जीवन शैली को बनाए रखना। कैसे सर स्वास्थ्य जीवन शैली को बनाए रखेंगे? लोगों को व्यायाम, पौष्टिक आहार, नियमित निद्रा की आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करके। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में बच्चों को हाथ धोने और साफ सफाई की आदत सिखाना। अच्छा, तीसरा महत्व क्या है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का? नियमित स्वास्थ्य जांच, चेकअप करना। स्वास्थ्य की शुरुआती समस्याओं की पहचान समय पर होती है। और चौथा क्या हो गया सर महत्व इसका? शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। और पांचवा क्या हो गया? सभी तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना। ठीक है, तो ये सारे महत्व हैं प्राइमरी हेल्थ केयर का। हमने सब कुछ पढ़ लिया, डायमेंशन पढ़ लिया, हेल्थ ऑफ डायमेंशन पढ़ लिया, कंसेप्ट पढ़ लिया, हेल्थ का कंसेप्ट पढ़ लिया। हमने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पढ़ लिया। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में एएनएम की क्या भूमिका रहता है हमने पढ़ लिया। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का महत्व क्या है हमने पढ़ लिया। हमने स्वास्थ्य की डिफिनेशन पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एमसीक्यू लगाएंगे। इस पूरे चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं, अभी आपने जो थियरी पढ़ा उसी से एमसीक्यू बनने वाले हैं। और ये एमसीक्यू आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम को देखते हुए एमसीक्यू का डिज़ाइन किया गया है। तो हर एक एमसीक्यू का उत्तर आपको पहले खुद सोच लेना है, फिर उसके बाद जो हम उत्तर बताएंगे उसको मैच करना है। ध्यान में रखना, प्रत्येक एमसीक्यू में आपको 5 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक ही ऑप्शन वहाँ पे सही होगा। जो ऑप्शन सही होगा उसको आपको अपने माइंड में बैठा लेना है। ठीक है, अपने माइंड में उसको बैठा लेना है। खुद जब हम बताएंगे तो उसको मैच करना है। देखिए, पहला एमसीक्यू आपके सामने दिखाई दे रहा है कि हेल्थ की परिभाषा WHO ने किस प्रकार दी। पहला ऑप्शन है कि केवल शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति। दूसरा ऑप्शन है केवल मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति। तीसरा ऑप्शन है केवल सामाजिक स्वास्थ्य की स्थिति। और चौथा ऑप्शन है बीमारी की अनुपस्थिति। और पांचवा ऑप्शन है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य की पूर्ण स्थिति। तो आप बोलेंगे कि सर हमने तो ऊपर अभी पढ़ के आया है, ई वाला आप करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ई वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखा आपने, ऐसे ही आपके भर्ती परीक्षा में इस बार प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, तो यहाँ पे आप उस चीज़ को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं। कितने ऑप्शंस हैं? 5 ऑप्शन से पूछा जा रहा है। कम्युनिटी शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? ठीक है, समुदाय शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है, या फिर कम्युनिटी शब्द का वास्तविक अर्थ आपको बताना है। देखिए, केवल व्यक्तियों का समूह, ऑप्शन नंबर ए बोला है केवल व्यक्तियों का समूह, साथ साथ मिलकर सेवा देना, या फिर केवल भौगोलिक क्षेत्र, या फिर केवल हम की भावना, या फिर डी ई वाला, इनमें से कोई नहीं। तो आप बोलेंगे कि सर साथ साथ मिलकर सेवा करना, यही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा कम्युनिटी का। कम्युनिटी दो शब्दों से मिलकर बना है, कॉम प्लस म्यूनिस। कॉम का अर्थ होता है टुगेदर, म्यूनिस का अर्थ हुआ कि सेवा या फिर सर्विंग या फिर सेवा प्रदान करना। इससे भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है। पूछा जा रहा है कि समुदाय के आवश्यक तत्व कौन से हैं? समुदाय के आवश्यक तत्व कौन से हैं? व्यक्तियों का समूह, हम की भावना, पारिवारिक संबंध, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की भावना, धर्म, या फिर सी व्यक्तियों का समूह है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, हम की भावना, या फिर व्यक्तियों का समूह, धर्म, राजनीति।
बहुत ही डिफ़िकल्ट आपको नहीं लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर थियरी पढ़ा दिया है। देखिए, समुदाय के आवश्यक तत्व कौन से हैं? व्यक्तियों का समूह, हम की भावना बोल दिया, हम की भावना, इसलिए ये गलत हो जाएगा। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, हम की भावना, यहाँ पे भी हम की भावना है, ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा, सी वाला देखिए, व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और हम की भावना, ये तीनों बोला है। व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी और हम की भावना भी, इसलिए ये सही होगा। यहाँ पे ये वाला क्यों हमने काटा? क्योंकि यहाँ पे केवल व्यक्तियों का समूह, हम की भावना, पारिवारिक संबंध बोला था। यहाँ पे व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक 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 क्षेत्र और हम की भावना, इसलिए ये आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। व्याख्या में आप समझ लेंगे। देखिए, व्याख्या में देखिए, व्याख्या में बोला जा रहा है ना, व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक और हम की भावना, ये तीनों होते हैं। ठीक है, परिवार पर नहीं होता है। पहले वाले ऑप्शन में परिवार दे दिया था। ठीक है, पहले वाले ऑप्शन में पारिवारिक संबंध दे दिया था। ये देखिए, यहाँ पे पारिवारिक संबंध दे दिया था। यहाँ पे निश्चित भौगोलिक क्षेत्र दिया है, हम की भावना दिया है, लेकिन फिर तीसरा धर्म दे दिया है, जो धर्म नहीं है। इसमें देखिए, इसमें दिया है व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और हम की भावना दिया है, और सेकंड वाले में हम की भावना नहीं दिया था। डी वाले में व्यक्तियों का समूह और धर्म राजनीति बोल दिया, इसलिए ये गलत हो गया। ई वाला इनमें से कौन है? ये तो गलत ही बोल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। देखिए, प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपके सामने पूछा जा रहा है, प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत किस घोषणा से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए देखिए, अल्मा आटा 1978 के अनुसार, या फिर भोरे कमेटी के अनुसार, इंडियन जो संविधान बना है 1950 में इसके अनुसार, या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, देखिए, हमने 1978 में ये अल्मा आटा पढ़ा ही था। तो देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत किस घोषणा से लिया गया है? इसके अनुसार भी लिया गया है, अल्मा आटा के अनुसार भी, भोरे समिति के अनुसार से भी, और ये 1950 के अनुसार तो लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, हेल्थ प्रमोशन 1946 भोरे कमेटी के ने ही तो बताया था भैया। ये देखिए, हेल्थ प्रमोशन पे जो दिया गया था, जो आपका अल्मा आटा है ने, ये मूल प्राइमरी हेल्थ केयर की मूल नींव रखी थी। और यहाँ पे भोरे कमेटी ने जो बताया था कि स्वास्थ्य सेवाओं की नींव रखी थी, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की नींव रखी थी। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं लगा दे रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला चीज़, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? आप नेक्स्ट प्रश्न आपको बनाना है, WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की पूरी स्थिति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, जैव, ठीक है, बायोमेडिकल कंसेप्ट मुख्यतः किनसे जुड़ी है? बायोमेडिकल कंसेप्ट किनसे जुड़ा हुआ है? ऊपर हम आपको बताए थे बायोमेडिकल कंसेप्ट किससे जुड़ा है। तो बायोमेडिकल कंसेप्ट जो है, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और पोषण से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। थियरी आप पढ़ें तो भैया कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से आप हर एक प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। स्वास्थ्य की मनोवैज्ञानिक अवधारणा किस पर केंद्रित है? स्वास्थ्य की मनोवैज्ञानिक अवधारणा किस पर केंद्रित है? तो आप बताएंगे कि सर आपने तो बताया है मन और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संबंध। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि स्वास्थ्य की जो इकोलॉजिकल कंसेप्ट है ये किस पर आधारित है? स्वास्थ्य का इकोलॉजिकल कंसेप्ट किस पर आधारित है? तो आप बोलेंगे कि व्यक्ति का स्वास्थ्य उसके आसपास परिस्थितियों और वातावरण से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, प्रश्न नंबर 7 देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, पूछा जा रहा है कि जो होलिस्टिक कंसेप्ट है ये स्वास्थ्य को कैसे देखती है? तो भैया ये कैसे देखती है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुआयामी दृष्टिकोण से, जिसमें क्या सामाजिक और ये मॉडर्न कंसेप्ट कहलाता है। इसी के अनुसार WHO ने हेल्थ की डिफिनेशन भी दिया है। मॉडर्न कंसेप्ट आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक और औद्योगिक और कृषि संबंधी सभी कारक शामिल रहते हैं। होलिस्टिक कंसेप्ट बहुआयामी इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। पूछा जा रहा है कि फिजिकल डायमेंशन का मुख्य लक्षण कौन सा नहीं है। फिजिकल डायमेंशन का मुख्य लक्षण कौन सा नहीं है। फिजिकल डायमेंशन तो सभी जैविक संकेत समान होना, त्वचा स्वच्छ और चमकदार होना, आकर्षक एवं साम्य शरीर बनावट, आत्मविश्वास और भावनात्मक स्थिरता। जिसका आप बोलेंगे कि सर आप ऊपर करवाए तो हैं थियरी, तो हम क्या दिक्कत है, बना लेंगे। फिजिकल डायमेंशन हम क्या बताएं, सभी जैविक, बोल ही दिया है, सभी जैविक संकेत समान होना, ये तो है ही। त्वचा की बात आ गई तो फिजिकल डायमेंशन ये भी है, ठीक है। कौन सा नहीं है बोला है, आकर्षक एवं साम शरीर बनावट, ये भी है, शरीर की बात है, या तो फिजिकल ही तो बोल रहा है, ये भी सही है। देखिए आत्मविश्वास, आत्मविश्वास ये नहीं है सर, ये नहीं है, ठीक है, ये मेंटल डायमेंशन हो जाएगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि सोशल डायमेंशन क्या है। सोशल डायमेंशन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। तो सोशल डायमेंशन हम कहाँ बताए थे ना, अच्छा मित्र संबंध स्थापित करना, उन्हें लंबे समय तक बनाए रखना, ये आपका बी वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब थियरी पढ़ के आए तो कोई दिक्कत नहीं है, हर एक प्रश्न को अच्छे से बना लेंगे, कितना भी घुमा ले। देखिए आध्यात्मिक आयाम क्या है, आध्यात्मिक आत्म, आध्यात्मिक आत्म, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। स्वास्थ्य का कौन सा आयाम ज्ञान, शिक्षा और जागरूकता से संबंधित, जागरूकता से सबसे अधिक संबंधित है। देखिए ज्ञान, शिक्षा और जागरूकता, इसका करेक्ट उत्तर आपको बताना है। ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए स्वास्थ्य का कौन सा आयाम ज्ञान, शिक्षा की बात आ गई तो क्या हो जाएगा, शैक्षिक आयाम, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है आपका। ऑप्शन नंबर सी। अब आपकी भर्ती परीक्षा में ऐसे ही 5-5 ऑप्शन आएंगे, कोई लोग बोलता है कि ई वाला ऑप्शन नहीं सही होता, तो ई वाला भी देखिए यहाँ पे सही है कि नहीं सही है। तो इसी चीज़ को देखकर हर एक प्रश्न को सेटअप किया गया, आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए स्वास्थ्य के जैविक कारक में कौन सा शामिल नहीं है, बायोलॉजिकल फैक्टर में कौन सा शामिल नहीं है, अब बताइए कौन सा शामिल नहीं है। तो सामाजिक सहयोग है क्या सर, सामाजिक सहयोग है क्या सर, आप बोलोगे कि नहीं सर, ये तो सोशल कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है, सामाजिक नहीं है। बाकी बायोलॉजिकल में एक्सरसाइज आता है, नींद आता है, आहार आता है, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आता है, सामाजिक सहयोग नहीं आता। अच्छा सामाजिक सहयोग किस में आता है सर, यहाँ पे व्याख्या पढ़ लेना, जैविक कारक से जुड़े जैसे कि आहार, व्यायाम, नींद, रोग प्रतिरोधक क्षमता, सामाजिक सहयोग सामाजिक सांस्कृतिक कारक का हिस्सा है, ठीक है, किसका है, सामाजिक सांस्कृतिक कारक का हिस्सा है सामाजिक सहयोग। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सामाजिक सहयोग सामाजिक सांस्कृतिक कारक का हिस्सा है। अच्छा नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि न्याय संगत, इक्वल, हमने आपको ऊपर पढ़ाया था ना, न्याय संगत, न्याय संगत किसके सिद्धांत से संबंधित है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के, या फिर प्राइमरी हेल्थ केयर के, या फिर सेकेंडरी हेल्थ केयर, या फिर बायोमेडिकल कंसेप्ट है, या फिर ई इनमें से कोई नहीं। तो ऊपर हम आपको पढ़ा रहे थे क्या, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में न्याय संगत का बंटवारा होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी है, प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है, यही तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। थियरी आप पढ़े रहेंगे, कैसे भी प्रश्न आएगा, हर एक प्रश्न को अच्छे से बना के आएंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है स्वास्थ्य के सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में क्या शामिल है। ऊपर हम आपको बताए हैं, क्या बताएं, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं बताएं ना कि हाँ यही तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अच्छा उपयुक्त सभी, ध्यान में रखना है, उपयुक्त सभी, परिवार और समुदाय का समर्थन ये भी है, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा ये भी है, राजनीतिक परिस्थितियाँ ये भी है, सामाजिक और अन्य समाज ये भी है, ये वाला करेक्ट है, उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक का उदाहरण है, पर्यावरणीय कारक का उदाहरण है। देखिए आप बोलेंगे कि सर यहाँ तो सभी लग रहा है हमको, ठीक है, प्रदूषण भी है, स्वच्छ पानी की कमी भी है, औद्योगिक रसायन का प्रभाव भी है, गंदगी, अस्वच्छता, यानी ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि पोषण संबंधी कारक किसको प्रभावित नहीं करते हैं, पोषण संबंधी कारक किसको प्रभावित नहीं करते हैं, शारीरिक विकास को करते हैं क्या सर, हाँ करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता करते हैं सर, ऊर्जा स्तर ये भी करते हैं, लेकिन सामाजिक संबंध है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है
उपयुक्त तकनीक में सबसे महत्वपूर्ण शर्त कौन सी है? केवल आधुनिक होनी चाहिए, केवल ग्रामीण क्षेत्र में उपयोग होनी चाहिए, लागत बहुत अधिक होनी चाहिए या फिर लोगों को स्वीकार वहन योग्य होनी चाहिए। यही तो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल बीमारी का इलाज करना, केवल शहरी क्षेत्रों की सेवा करना, समान रोगों की रोकथाम नियंत्रण या फिर केवल विशेषज्ञ की सेवा करना। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बताइए। आप बोलेंगे सर इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समान रोगों की रोकथाम और नियंत्रण। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पीएचसी प्राइमरी हेल्थ केयर का उद्देश्य समान बीमारी को रोकथाम नियंत्रण और बचाव करना है। ठीक है, हाँ प्रश्न नंबर ने देखिए 9th नंबर देखिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेंट का अर्थ क्या है? ठीक है, समुदाय सहभागिता का उद्देश्य क्या है? केवल सरकार द्वारा की गई केवल सरकार द्वारा दी गई स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है, या फिर केवल डॉक्टर द्वारा किया गया उपचार, या फिर स्वास्थ्य योजना में जनता की सक्रिय भागीदारी, या फिर केवल एनजीओ द्वारा की गई सेवा, या फिर ई केवल निजी अस्पताल सेवा। आप बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर सी स्वास्थ्य योजना में जनता की सक्रिय भागीदारी। ठीक है, अब देखिए पूरा थियरी में ये है, कोई बाहर नहीं है, जो हमने पढ़ाया पूरा एमसीक्यू, चाहे मैं 1000 एमसीक्यू बना दूँ उस थियरी से ही 1000 एमसीक्यू आप कर लेंगे। स्वास्थ्य के अन्य कारक कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य के अन्य कारक सभी हैं, हमने ये भी बताया था, ये भी बताया था, ये भी बताया था, तो सभी। तो ये रहे आज के टॉपिक के सारे प्रश्न, हम आपको बता दें, थियरी कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, थियरी पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। आज का पहला चैप्टर जो आपका था हेल्थ कंसेप्ट पूरा हमने आपको बता दिया है, उसकी थियरी हमने पूरी बता दी। ठीक है, एमसीक्यू भी उसी थियरी से जितने एमसीक्यू बने भी हमने करवा दिया। ठीक है, थियरी भी बता दिया, एमसीक्यू भी बता दिया। और एमसीक्यू ऐसा नहीं है कि ऐसे मतलब कि आसान थे, नहीं, पूरा आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था। अब आपके एग्ज़ाम में अगर इस चैप्टर से जो भी प्रश्न आएगा इसी थियरी से आएगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, क्योंकि हमने कोई सा भी पॉइंट यहाँ पे छोड़ा ही नहीं है, सब कुछ बता दिया है। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताना क्लास और कंटेंट कैसा लगा। कंटिन्यू हम रखें, जो लोग भैया पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ से आप पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा, नोट्स प्रॉपर बना पाएंगे, या फिर इस पीडीएफ को प्रिंट आपको करवा लेना है। ठीक है, कुछ नहीं, ज़्यादा है नहीं वैसा चीज़ें कि आप ना निकलवा पाएंगे। ठीक है, ये इससे क्या होगा कि आप कम समय में हमेशा रिवाइज रहेगा, कम समय में जैसे आपको पढ़ना है पहला चैप्टर 10 मिनट में पूरा ये चैप्टर पढ़ लेंगे, मतलब एक दिन में आप 10 मिनट हर एक चैप्टर को दे रहे हैं, 10-10 मिनट, तो पूरा रिवाइज हो रहा है, भूलेंगे नहीं। ठीक है, कहने का मतलब ये है, तो आप ले सकते हैं 200 रुपये में, कोई बड़ी बात नहीं है वो, और ना ही कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।